हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लैमार्क के जैव विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में किए गए प्रयोगों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है लैमार्कवाद। यहाँ पर हम देखेंगे कि लैमार्क ने उद्विकास या विकास के संबंध में अपना क्या मत प्रस्तुत किया था। यदि लैमार्कवाद की बात करें तो लैमार्क के निष्कर्षों को लैमार्कवाद कहा जाता है या इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। लैमार्कवाद के उद्विकास के सिद्धांतों को 4 अवधारणाओं द्वारा समझाया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। जीवों में निरंतर वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है। जीवों में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनके अनुसार जीवों में अपने शरीर व अंगों में निरंतर वृद्धि करने की प्रवृत्ति उपस्थित होती है। यह क्षमता इनकी उपापचयी क्रियाओं और आंतरिक जैव बलों के कारण आती है। इसी के साथ जीवों पर अपने वातावरण व नई आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है। जीवों पर वातावरण व नई आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन नए लक्षणों तथा नई आवश्यकताओं की उत्पत्ति को प्रेरित करते हैं। आवश्यकताओं या वातावरण के प्रभाव के कारण नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इसी के साथ ही अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग, अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग, यह भी इसकी एक मुख्य अवधारणा थी, जिसके अनुसार जिन अंगों का अधिक उपयोग होता है वे अधिक विकसित होते हैं, जिनका अधिक उपयोग होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं, तथा जिन अंगों का उपयोग कम होता है वे कम विकसित होते हैं, अर्थात ये अवशेषी रह जाते हैं। ऐसे अंग जो हैं वे अवशेषी रह जाते हैं और उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाती है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाती है, यानी वातावरण के प्रभाव, जीव की आवश्यकता, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग से जीवन काल में जो भी परिवर्तन आते हैं वे सभी स्थानांतरित होकर अपनी संतति में पहुंच जाते हैं। और लैमार्क ने इन परिवर्तनों को उपार्जित लक्षण कहा था। इस प्रकार उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क के द्वारा दिया गया था। यदि इसके पक्ष में जो प्रमाण हैं उनकी बात करें तो जिराफ में गर्दन या टांगों का लंबा होना, जिराफ में गर्दन व टांगों का लंबा होना, यह लैमार्कवाद के पक्ष में एक प्रमाण है। जैसे कि जिराफ ने जब अपने भोजन की प्राप्ति के लिए ऊंचाई पर स्थित पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त किया तो उसकी गर्दन व टांगे लंबी हो गई। इससे यह एक ऐसा लक्षण था जिसे उसने उपयोग के द्वारा अर्जित किया और इस प्रकार यह जिराफ की अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित होता गया। इसी के साथ सांप में अग्रपादों का विलुप्त होना, सांप में अग्रपादों का विलुप्त होना। जो सांप होते हैं वे रेंगकर चलते हैं, अतः उनमें पैरों का उपयोग या अग्रपादों का उपयोग नहीं था, जिसके कारण कम उपयोग के कारण ये धीरे धीरे अवशेषी अंग बन गए और अंत में विलुप्त हो गए। यदि लैमार्कवाद की आलोचना की बात करें तो इसके लिए वीजमान ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। इसके लिए वीजमैन ने अपने प्रयोग द्वारा जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था वह कुछ इस प्रकार था। इन्होंने चूहे की 22 पीढ़ियों तक
लगभग 22 पीढ़ियों तक पूंछ काट दी। इन्होंने 22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी, लेकिन अंतिम पीढ़ी की पूंछ की लंबाई में, लेकिन इसके बाद भी जो अंतिम पीढ़ी प्राप्त हुई, अंतिम पीढ़ी की पूंछ की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार वीजमैन ने अपना जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार जीवों में 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, जनन द्रव्य तथा कायिक द्रव्य। इनमें से कायिक द्रव्य जीव की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है, जबकि जनन द्रव्य अगली पीढ़ी में वंशागत होता है। जब भी कोई विभिन्नता जनन द्रव्य में उत्पन्न होती है तो वह अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाती है, जबकि कायिक द्रव्य की विभिन्नता वंशागत नहीं होती है। इस प्रकार हमने लैमार्कवाद, इसके पक्ष और विपक्ष में किए गए प्रयोगों को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।